तो आज हम लोग सेकंड यूनिट शुरू करेंगे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। और आपका सेकंड यूनिट है जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन इसलिए है कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक तरह से मेन थीम जो है ना वो सेकंड यूनिट से ही शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फोकस अलग है। जैसे आपने देखा होगा आपके सब्जेक्ट का नाम है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। लगता होगा आप लोगों को कि फर्स्ट यूनिट है ना, कहाँ वो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स में है। यानी जाहिर है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स में टेस्टिंग जैसी कोई बात तो है ही नहीं मशीन्स की, मेंटेनेंस जैसी कोई ख़ास बात तो है नहीं मशीन्स की। वो लगता है कि बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा कि आपके सब्जेक्ट का नाम है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेकिन आपका पहला यूनिट है उसमें ना तो किसी मशीन की टेस्टिंग की बात होती है ना ही मेंटेनेंस की बात होती है। वो बिल्कुल अलग है, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो जाहिर है आपका जो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स है ना, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने आप में इतना छोटा है ना कि जाहिर है इसको किसी न किसी और सब्जेक्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसी कारण से इस छोटे से सब्जेक्ट को जो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि सेफ्टी और एक्सीडेंट्स जो हैं नॉर्मली वो बहुत एक बड़ा कंसेप्ट है, बहुत एक ब्रॉड, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारे लॉज का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। लेकिन हाँ, उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम पार्ट मेडिकल साइंसेस में चला जाता है। जो भी हम लोग प्रिवेंशंस देखते हैं, जो भी हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देखते हैं, हम लोग उतनी ही चीज़ें देखते हैं जो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे काम की हैं या हम लोग कर पाने में सक्षम हैं। बाकी जो उसका एडवांस पोर्शन है ना कि कैसे पर्सन को रेस्क्यू करेंगे, कैसे पर्सन को हॉस्पिटलाइज करेंगे, वहाँ से उसका क्या फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीज़ें मेडिकल साइंसेस में है। तो सब्जेक्ट तो बहुत ब्रॉड है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स का, खासकर सेफ्टी का। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स तो टोटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, लेकिन जो सेफ्टी और किसी को रेस्क्यू करने का जो टॉपिक है तो बहुत बड़ा। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम के लिए जितनी चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है। जाहिर है उस सब्जेक्ट को किसी न किसी उस छोटे से टॉपिक को किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच करना होगा, और इसलिए इस सब्जेक्ट के साथ अल्टीमेटली अटैच किया गया। तो इस वजह से होता क्या है ना कि एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है, एक्चुअल में जो आपका सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वो एक तरह से सेकंड यूनिट से ही शुरू होता है, जहाँ से वाकई में मशीन की टेस्टिंग और मशीन के मेंटेनेंस, मशीन की रेटिंग्स, मशीन के स्पेसिफिकेशंस और मशीन के स्टैंडर्ड्स पे हम लोग बातें करते हैं। इसीलिए यहाँ से शुरू होता है इंट्रोडक्शन। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, आपके सेकंड यूनिट का नाम ही जनरल इंट्रोडक्शन है। उसका कारण यही है कि एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट का मेन सिलेबस जो कि टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, मशीनों के इक्विपमेंट्स के उनके स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ, उनके स्पेसिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, उनकी रेटिंग से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टार्ट करें हम लोग आगे। तो हम लोग यहाँ से अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और जाहिर है सेकंड यूनिट का नाम है जनरल इंट्रोडक्शंस। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ ISS, कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस, रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट, स्पेशल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग करने का। ठीक है, मकसद क्या है आपके टेस्टिंग करने का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, किस कारण से करते हैं और क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, किन किन ज़रूरतों की वजह से हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, किन किन रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ISS। हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका रिलेवेंस क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या मतलब है उनका। कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, अगर प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग में हम लोग जाएं, और प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग से अगर हिंदी मीनिंग हम लोग देखें तो होता है बर्दाश्त करने की क्षमता। आप सबने रेजिस्टेंस को पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस में हम लोग जो लेके चलते हैं, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग में जो हम लोग बैंड से लेके चलते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि रेजिस्टर है समथिंग लाइक दिस, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड रेजिस्टर जो है उसके दोनों टर्मिनल्स निकले हुए हैं, और यहाँ 4 कलर्ड बैंड्स हम लोग देखते हैं। ये चारों कलर बैंड क्या इंडिकेट करते हैं? फर्स्ट वन इज फॉर डिजिट 1, सेकंड वन इज फॉर डिजिट 2, थर्ड वन इज फॉर मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ वन इज फॉर टॉलरेंस। आपने देखा होगा जब भी रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं कि 3 किलो ओम ±5% और 10% टॉलरेंस। ठीक है, तो जाहिर है ये इसकी स्टैंडर्ड रेटिंग है इसकी, और इसमें इतना फ्लक्चुएशंस भी ये आसानी से झेल सकता है। यानी हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता। जैसे होता है ना, कोई पर्सन है
एज पर रूल्स वो पर्सन आराम से चल रहा है, लेकिन अगर कोई उसे परेशान कर रहा है तो कहाँ तक उसके बर्दाश्त करने की क्षमता है, अगर इजी शब्दों में समझे तो। ठीक है, तो टॉलरेंस ये हमने रेजिस्टेंस के केस में ऑलरेडी देख रखा है टॉलरेंस, लेकिन हम लोग आगे चल के देखेंगे हर एक रेटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉलरेंस हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में भी हम लोग देखते थे कि हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर था वहाँ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर वो स्पेशली डिज़ाइन था, और हमने देखा कि इतना मिनट इतना परसेंटेज का ओवरलोड इतना मिनट तक वो झेलने में सक्षम है कि नहीं, कितना परसेंटेज लोड कितना परसेंटेज ओवरलोड वो इंस्टेंटली झेलने में सक्षम है कि नहीं। हम लोगों ने एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन वहाँ पे देखा था, वो भी एक टॉलरेंस का टाइप है। तो हर एक रेटिंग में हम लोग कुछ ना कुछ टॉलरेंस लेके चलेंगे। फ्रीक्वेंसी में भी टॉलरेंस होता है, जहाँ तक आपके डिवाइसेस को, आपके सेफ्टी डिवाइसेस को ट्रिप नहीं करना पड़ता है, पावर प्लांट्स को या लोड सेंटर्स को। लेकिन हाँ, उस टॉलरेंस के लिमिट से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी चला गया या नीचे फ्रीक्वेंसी चला गया, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन उस टॉलरेंस यानी प्लस माइनस टॉलरेंस की लिमिट से ज़्यादा या कम चला गया, तो जाहिर है वहाँ से सेफ्टी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेंगे, और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी पावर प्लांट को ट्रिप करने का तो पावर प्लांट को डिस्कनेक्ट करेगा, या लोड सेंटर को ट्रिप करने का तो लोड सेंटर को डिस्कनेक्ट करेगा। तो टॉलरेंस की बहुत वैरायटी हम लोग अलग अलग मशीन्स और अलग अलग रेटिंग्स में देखेंगे। ठीक है, टॉलरेंस के बाद डेफिनेटली रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है, किस तरह से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टेस्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्टिंग और रीजेनरेटिव टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कंसेप्ट ऑफ रूटीन, प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उनको हम डिटेल से देखेंगे, उनका हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि रूटीन मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है, एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे, और प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे, और प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव शेड्यूल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, क्या प्रोसीजर है, और किस तरह से शेड्यूल करते हैं, किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको फाइनली एक ओवरव्यू, एक प्लान लेके चलते हैं कि कब कब क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल तो हमने बना लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो एज पर शेड्यूल सारी चीज़ें नहीं चला करती हैं, क्योंकि कुछ रैंडम फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर्स ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से एज पर शेड्यूल जो हमने डिज़ाइन किया उस टाइम शेड्यूल से, उस टाइम स्लॉट से उन स्पेसिफाइड वर्क्स को हम ना कर पाएँ टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फाइनली इंट्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सेकंड यूनिट का सिलेबस है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, जो पहला टॉपिक है इसका, वहाँ हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला यूनिट आपके पहला टॉपिक आपके सेकंड यूनिट का स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग में पॉइंट्स है, व्हेन ए मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री एज पर पर्टिकुलर डिज़ाइन, इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड अंडरगो टेस्टिंग. Testing is required to determine whether the performance of the machine is as per design data or not. ठीक है, तो जब भी सबसे पहले जो हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग में, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं, राइट, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चर करेंगे ना हम लोग चीज़ों को, मशीन को, बाद में उनके चलाने की नौबत आएगी, बाद में उसमें डैमेज होने की नौबत आएगी, या बाद में उनके कंटिन्यूअस रन में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होगा, जिसका फर्दर और हम लोग मेंटेनेंस करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही मशीन मैन्युफैक्चर हुआ, सारा ऑपरेशन तो तब करेंगे ना जब मशीन बन के आएगा हमारे पास, तब हम लोग उसकी इरेक्शन कमीशनिंग करेंगे, तब हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तब उसका ऑपरेशन करेंगे, और उसके दौरान भी बहुत सारा डैमेज, बहुत सारा वियर एंड टियर होगा, उसके लिए फर्दर और मेंटेनेंस हम लोग करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मशीन मैन्युफैक्चर तो हो, तब तो हम लोग कमीशन करेंगे उसको, तब तो इंस्टॉल करेंगे, तब तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कमीशनिंग के समय से ही जो मेंटेनेंस हमारे दिमाग में आ जाता है, टेस्टिंग हमारे दिमाग में आ जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जब मशीन को हमने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो जाहिर है मशीन को हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जाहिर है उसके लिए कोई ना कोई डिज़ाइन बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए नेसेसरी है कि हमने अगर मशीन को बना दिया इंडस्ट्री में किसी डिज़ाइन के हिसाब से, तो सबसे पहले हम उसकी टेस्टिंग करें। क्यों टेस्टिंग करें? अब आपको लगता होगा ना कि अभी तो मशीन बना ही है, तो टेस्टिंग किस बात का। लेकिन जाहिर है जब हमने डिज़ाइन किया ना, उस डिज़ाइन के हिसाब से मशीन को बनाना चाह रहे हैं, वाकई हमारे डिज़ाइन के हिसाब से मशीन बना कि नहीं, वाकई हमारे दिए हुए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मशीन बना कि नहीं, इसको सबसे पहले टेस्ट करना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी नई चीज़ें, नई मशीन आप खरीदोगे,
आपका सेट टॉप बॉक्स भी है, उसमें कभी उसको पलट के देखना नया रहेगा तो उसमें ओके करके एक लेबल रहता है, क्वालिटी टेस्टिंग में टिक किया रहता है। बहुत सारी मशीनों में आपको दिखेगा ओके क्वालिटी टेस्टिंग में टिक किया रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की यहाँ शुरू होती है। टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? तो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन whether the performance of machine is as per design data or not। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मशीन को जो हमने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया उसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग की ज़रूरत इसलिए है कि हमें ये पता करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि परफॉर्मेंस जो है ना मशीन का वो एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, एज पर हमारे डिज़ाइन है कि नहीं, और डिज़ाइन के डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं। यानी हमने जो प्लान किया था, हमने जो डिज़ाइन किया था, अब जो हमने मशीन बनाया वाकई उस डिज़ाइन में दिए हुए सारे मानकों पर ये खरा उतरता है कि नहीं, सारे स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करता है कि नहीं, सारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये परफॉर्मेंस देता है कि नहीं। सबसे पहले हमें ये टेस्टिंग करनी होगी। गॉट दैट? तो रनिंग कंडीशन का नॉर्मली होता क्या, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है ना कि आपके मन में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस आता है तो आपके मन में हमेशा यही एक पिक्चर बनता है, आपके मन में हमेशा एक यही चीज़ विजुअलाइज होती है कि मशीन रन कर रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ, कुछ ना कुछ डैमेज हुआ, मेंटेनेंस करेंगे या मशीन के रनिंग कंडीशन में हम टेस्ट करेंगे। लोगों के मन में जनरली ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन टेस्टिंग का काम राइट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही स्टार्ट हो जाता है। गॉट दैट? हाँ, मेंटेनेंस का काम भले ही बाद में हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग का काम पहले स्टार्ट होता है। वर्ड में हम लोग भले ही बोलते हैं मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग या टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, लेकिन हमेशा ध्यान में रहना है मेंटेनेंस बाद में भले ही हो, लेकिन टेस्टिंग का काम राइट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाता है। गॉट दैट? ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। If not, how much variations are there in actual values and designed values? The differences so recorded are within the permissible limits as specified by Indian Standard Institutes or not? ठीक है, अब हमें ये देखना होता है, टेस्टिंग तो हमने कर लिया, जाहिर है टेस्टिंग हमने किस लिए किया, तो हमें डिटरमाइन करना है कि मशीन का परफॉर्मेंस डिज़ाइन डेटा के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है, अगर नहीं है, ठीक है तो चलो बहुत बढ़िया, टेस्टिंग का काम आपका वहीं खत्म हो गया कि हाँ हमने जो मशीन मैन्युफैक्चर किया उसका सारा परफॉर्मेंस हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बात वहीं ख़त्म हो गई। आपका टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव था ना वो वहीं पूरा हो गया। लेकिन अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर मिसमैच है आपके डिज़ाइन में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, ठीक है, आपके प्लानिंग वाले चीज़ों में, आपके प्लान्ड स्पेसिफिकेशन में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्पेसिफिकेशन में अगर अंतर है, अगर ये मैच नहीं होता है, फिर क्या? तो वही चीज़ है, इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, दोनों में मैचिंग नहीं है, तो कितना वेरिएशन है, हाउ मच वेरिएशन आर देयर इन एक्चुअल वैल्यूज एंड द डिजाइंड वैल्यू। तो हमें देखना है कि अगर मैचिंग नहीं है दोनों में, तो कितना वेरिएशन है एक्चुअल वैल्यूज में और डिजाइंड वैल्यूज में। ठीक है, अब फिर हमें देखना है कि डिफरेंसेस सो रिकॉर्डेड आर विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। अब हमें ये देखना है कि चलो वेरिएशन तो आया, लेकिन जाहिर है मैंने अभी टॉलरेंस की बात की थी, कोई भी चीज़ें 100% एक लाइन खींच के हम लोग नहीं चल सकते कि हाँ इस लाइन को फुलफिल करना ही है या 100% होगा ही। थोड़ा बहुत वेरिएशंस हमेशा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में आइडियल केसेस नहीं पॉसिबल है। हमें प्रैक्टिकल केसेस लेके चलना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकल मॉडल्स लेके चलना पड़ता है। 100% एफिशिएंसी हम लोग नहीं अचीव कर सकते हैं, ये रियलिटी है। हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आइडियल केस लेके चलते हैं, लेकिन हमें पता है कि आइडियल केस वाकई में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सम फ्लक्चुएशंस वुड बी देयर। ठीक है, तो इसीलिए हमें देखना है कि हम जो स्पेसिफिकेशन भी डिज़ाइन करते हैं ना, या हमारे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करते हैं, उसमें भी एक टॉलरेंस लिमिट नहीं होता है कि जाहिर है सबको पता है कि 100% एग्जैक्टली मैच कर पाना पॉसिबल नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में, कि हमने जो डिज़ाइन किया ना एक्चुअली में हम उस डिज़ाइन के हिसाब से ही चीज़ों को बना दें, ये हमेशा नहीं पॉसिबल होता है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी थोड़ा सा लिमिट है, थोड़ा सा टॉलरेंस है कि हाँ अगर वेरिएशन है ना, तो वो वेरिएशन हमारे परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं। अब जाहिर है परमिसिबल लिमिट कौन तय करेगा? तो जाहिर है किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है, एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रहता है। हमारे इंडिया में भी इस तरह के 2 ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा आपके कुकर वगैरह पे ISI मार्का रहता है। दैट इज नॉट द ISI ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, दैट इज नॉट इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आपके कुकर पे, आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन पे, या जो भी सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे ISI मार्का आपको दिखेगा। दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, और उनके तय हुए किए हुए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आगे चल के एक और ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे, दैट इज़ BIS, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
उसके भी स्पेसिफिकेशन को हम लोग यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो जाहिर है परमिसिबल लिमिट कौन तय करेगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट तय करेगा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्पेसिफाई करेगा। तो हमें देखना है कि अगर हमारे टेस्टिंग में हमें ये मिलता है कि हमारा मशीन का परफॉर्मेंस डिजाइन डेटा के हिसाब से नहीं है, तो अब हमें देखना है कि वेरिएशंस है तो कितना वेरिएशंस है, और ये वेरिएशन परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं, और परमिसिबल लिमिट कौन तय करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। गॉट दैट, ठीक है। तो हमें देखना है कि वो परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं, और वेरिएशन है तो कितना है। आगे आते हैं हम लोग। इफ द वेरिएशन in the results such as efficiency, regulation, iron losses, copper losses, no load current, no load speed, etc. are not within the permissible limit, the reasons either of higher value or lower values should be investigated and manufacturing process modified accordingly. अब देखो ये important point है। अगर हमें अब फर्दर, और पहले हमें क्या करना था, हमें टेस्टिंग करना था, टेस्टिंग करके हमें देखना था कि हमारे मशीन का परफॉर्मेंस डिज़ाइन डेटा के हिसाब से है कि नहीं है, तो चलो बहुत बढ़िया, आपके टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव वहीं फुलफिल हो गया। नहीं है तो हमें देखना होगा कि वेरिएशंस है तो कितना है, परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं। अब हम लोग और फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिएशंस जो है ना, वो किन किन चीज़ों पे, किन किन पैरामीटर पे, जाहिर टेस्टिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे मशीन का परफॉर्मेंस देखेंगे। आपने देखा होगा मशीन का परफॉर्मेंस हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स पे देख सकते हैं, एफिशिएंसी पे देख सकते हैं, स्पीड पे देख सकते हैं, रेगुलेशन पे देख सकते हैं, ठीक है, नो लोड करंट पे देख सकते हैं, फुल लोड करंट पे, बहुत सारा पैरामीटर है। तो उसी तरह के पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी के बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे, आयरन लॉसेस के बेसिस पे, कॉपर लॉसेस के बेसिस पे, नो लोड करंट के बेसिस पे, नो लोड स्पीड के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। और अगर हमें मिलता है कि ये जो वेरिएशंस है ना, ये स्पेसिफाइड लिमिट, परमिसिबल लिमिट के अंडर में नहीं है, यानी आपके जो वेरिएशन हो रहा है ना, आपका जो डिजाइन डेटा से एक्चुअल डेटा में जो वेरिएशन हो रहा है, अगर ये परमिसिबल लिमिट में नहीं है, ठीक है, तो हमें देखना होगा, हमें रीजंस जानना होगा कि वो जो हायर वैल्यू हुआ या लोअर वैल्यू हुआ। जाहिर है परमिसिबल लिमिट में नहीं है तो एक परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट से बाहर होने का मतलब या तो वैल्यूज आपको हायर मिल रही होगी या तो वैल्यूज इस लिमिट से लोअर मिल रही होंगी। तो आपको देखना है, आपको अब कारण जानने की कोशिश करनी होगी, रीजन जानना होगा कि किस वजह से वैल्यूज अब हायर मिल रही है या लोअर मिल रही है आपके डिजाइन डेटा से। एक्चुअल में जो डेटा मिल रहा है वो किस वजह से ज़्यादा है, और जाहिर है ये हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, पता लगाना होगा इसके रीजंस को। और जब रीजंस पता चलेगा तो उसके हिसाब से जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ इन वजहों से डिज़ाइन जो आपका डेटा था, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में एक्चुअल मशीन का परफॉर्मेंस नहीं है, तो जब कारण हमें पता चल गया तो जाहिर है मशीन को हम सही करने के लिए क्या करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मॉडिफिकेशन जरूरी है वो करेंगे। जैसे हमें पता चल रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये चीज़ें गड़बड़ थी जिसके वजह से ये स्पेसिफाइड लिमिट से एक्चुअल परफॉर्मेंस बाहर हो गया, तो जाहिर है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम एडजस्टमेंट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ताकि जो अगला मशीन बने या इसके बाद जो मशीन को बनाए वो फिर हमारे स्पेसिफाइड डाटा से, हमारे डिज़ाइन डाटा से एक्चुअल डाटा वहाँ मैच करे, हमारे स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस की मैचिंग हो, हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया है बिल्कुल उसी तरह से मशीन परफॉर्म करे। गॉट दैट। और जाहिर है इससे एक फ़ायदा तो आपको दिख गया कि आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुधारने का मौका मिल गया। अब आप जो मशीन बनाएंगे ना वो बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, आपने जो डिज़ाइन किया है एकदम उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि आपने उन फैक्टर्स को पहचान लिया जिनके वजह से गड़बड़ियाँ हो रही थी, और आपने उन फैक्टर्स के वजह से आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर लिया, सुधार लिया उसको, ठीक है। इससे एक और फ़ायदा मिलेगा जो अगले पॉइंट में है। तो यहाँ एक फ़ायदा और मिलता है कि हम लोग इस टेस्टिंग से डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप क्या है और क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड क्या है, ठीक है। वर्कमैनशिप में बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं जो खासकर वैसे प्रोसेसेस जो मैनुअल करने पड़ते हैं, ठीक है। कितनी भी ऑटोमेटेड इंडस्ट्री हो, कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैनुअल करना ही होता है, ठीक है। उन चीज़ों को, उन वर्क्स को हम लोग वर्कमैनशिप में रखते हैं। हालांकि वर्कमैनशिप में वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो रोबोटिक आर्म्स के द्वारा की जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं पार्शियल ह्यूमन कंट्रोल होता है, वो भी वर्कमैनशिप में आता है।
ठीक है। तो कुछ कुछ ऑटोमेटेड चीज़ें भी आती हैं, फिर भी ज़्यादातर पोर्शन वर्कमैनशिप में हम लोग वो रखते हैं जो खासकर मैनुअल ऑपरेशन से या सेमी मैनुअल मोड में या पार्शियल मैनुअल मोड में हुए हों। तो इससे क्वालिटी वर्कमैनशिप पता चलती है, और इससे एक और फ़ायदा मिलता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी हम लोग देख सकते हैं कि वाकई जिस तरह का हमने पैरामीटर सोचा था, जिस तरह का डिज़ाइन हमने किया था, मशीन का परफॉर्मेंस वैसा है कि नहीं, और मशीन का परफॉर्मेंस वैसा है कि नहीं, इससे आपको मशीन की क्वालिटी के बारे में भी ज़रूर पता चल जाता है कि मशीन का परफॉर्मेंस नहीं है तो कहीं आपके मटेरियल्स की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से तो नहीं मशीन का परफॉर्मेंस सही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मशीन बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर भी किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं है, फिर भी जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ हुआ उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स के बहुत पुअर क्वालिटी होने की वजह से, बहुत डिटोरिएटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है लैग कर रहा है आपके डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये चीज़ें भी पता चलती हैं। इसका टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव और टेस्टिंग के फ़ायदों में अगर देखा जाए तो एक चीज़ ये भी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं फर्दर और पॉइंट्स में हम लोग। A thorough testing in all respects is also required when a new design of or modified design of a particular machine is used in manufacturing it, so that the new product works as per the revised designed or not. ठीक है, अब देखो ये तो स्टार्टिंग में था, मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि जब राइट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब चीज़ों को हम लोग नया नया मैन्युफैक्चर करते हैं तब के टेस्टिंग के बारे में हमने बातें की। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी हमें थॉरो टेस्टिंग की ज़रूरत तब भी पड़ सकती है, और सारे रेस्पेक्ट में, यानी हर एक चीज़ों को, हर एक पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें थॉरो टेस्टिंग कभी कभी तब भी करना पड़ता है जब हम लोग नया डिज़ाइन कोई लेके आते हैं किसी चीज़ का, या मॉडिफाइड डिज़ाइन लेके आते हैं। डेफिनेटली मॉडिफिकेशन टाइम की रिक्वायरमेंट है। आपके प्रोग्रेस के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ होता है कि हमें चेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ता है, हमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है खुद में और सामने वालों में, या अपने समाज में, या लोगों के बीच में, या अपने वर्क में, या अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज में। हमेशा सर्टेन मॉडिफिकेशंस, चेंजेस हमें समय के साथ करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह डिज़ाइंस में भी डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस आते हैं। आपने हर चीज़ में देखा होगा, इवन छोटा सा बाइक का एग्जाम्पल ले लो तो बाइक में हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आता है, और कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, कहीं ना कहीं हमारे रिक्वायरमेंट को वो और ज़्यादा सूट करता है, और उसके हिसाब से हमेशा इनोवेशंस चलता रहता है, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है, और कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को और अपने लिए अनुकूल बना पाते हैं, और बेहतर बना पाते हैं, कहीं ना कहीं और एनर्जी को सेव कर पाते हैं, कहीं ना कहीं और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं, कहीं ना कहीं और अपने टाइम को बचा पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि मॉडिफिकेशंस तो होता रहेगा, ज़रूरत है, वो मॉडिफिकेशंस करना ही होता है। कहीं ना कहीं अगर बेहतर बनाना है सब कुछ तो हमें मॉडिफिकेशंस करना होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी नया डिज़ाइन हम लोग किसी चीज़ के लिए लेके आए, जैसे बाइक बन रहा था, चलो अब नया डिज़ाइन आ गया, या जो बाइक था ना, मान लो उसी में कोई मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, या जो मशीन है आपका, जो जनरेटर है, उसमें हम एक नया डिज़ाइन लेके आए, या जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग जो बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसी में कोई मॉडिफिकेशन लेके आए, तो जाहिर है वहाँ भी तो हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी थॉरो टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारे पैरामीटर्स पे हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम कुछ नया डिज़ाइन लेके आते हैं। ठीक है, या उन डिज़ाइनों में कोई मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा नया प्रोडक्ट है ना, हमारा न्यू प्रोडक्ट है ना, वो वाकई काम कर रहा है कि नहीं, रिवाइज डिज़ाइन के हिसाब से, नए डिज़ाइन के हिसाब से वाकई काम कर रहा है कि नहीं। डेफिनेटली ये टेस्ट करना होगा हमें कि हमने जो डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन किया, या हमने जो नया डिज़ाइन प्रपोज किया, अब हमारे मशीन का परफॉर्मेंस उस रिवाइज डिज़ाइन के हिसाब से है कि नहीं, वो वर्क कर रहा है कि नहीं रिवाइज डिज़ाइन के हिसाब से। तो टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव, टेस्टिंग की एक ज़रूरत, टेस्टिंग की एक रिक्वायरमेंट ये भी है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन इट इज शट डाउन for periodical maintenance, so that any weakness in winding, insulation, moisture absorbed by it etc. can be revealed and necessary steps taken to improve it। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स की टेस्टिंग की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हम लोगों ने कहीं शट डाउन ले लिया, ठीक है, और या फिर पीरियोडिकल मेंटेनेंस में किसी तरह से हमने उन मशीन्स को बंद रखा कुछ देर के लिए। ठीक है, शटडाउन के समय या पीरियोडिकल मेंटेनेंस के समय, तो हमें उस समय टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की ज़रूरत इसलिए होती है कि उस वक्त हमें किसी वीकनेस का पता, या किसी जो चीज़ लैग कर रहे हैं उनका पता हमें चल पाए, खासकर ऐसे सेक्टर में जैसे मान लो वाइंडिंग इंसुलेशन है, वाइंडिंग इंसुलेशन ने मॉइस्चर तो नहीं एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस तरह से जब शटडाउन ले लिया गया, जब मशीन काफ़ी समय से बंद है, तब भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि उस बंद रहने के दौरान कहीं वाइंडिंग में मॉइस्चर तो नहीं चला गया,
कहीं और कोई डिटोरिएशन तो नहीं हो गया, रखे रखे जो आपके मूवेबल पार्ट्स थे, मूवेबल जॉइंट्स थे, वो जॉइंट्स स्टैटिक तो नहीं हो गए, कहीं वो फंस तो नहीं रहे हैं। तो एक बार जब हमने शटडाउन ले लिया, पीरियोडिकल मेंटेनेंस में कुछ दिन तक हमने मशीन को बंद रखा, तो मशीन को रन करने से पहले अगेन हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग रिवील कर सकते हैं, इनका पता लगा सकते हैं और फिर नेसेसरी स्टेप लेके इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बिफोर रनिंग अगेन। फिर से उस शटडाउन के बाद से हमें मशीन को जब फिर से रन करना होगा तो हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नेसेसरी स्टेप लेके कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हो सकती थी फ्यूचर में उसको पहले ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो जब शटडाउन में है तो हमें फिर से टेस्टिंग करके तब रनिंग कंडीशन में उन मशीन्स को, उन इक्विपमेंट्स को वापस लाना होगा। ठीक है।